मिट्टी का महात्मा भाग 5। आइए चलते हैं आगे की यात्रा पर और जानते हैं कि किस प्रकार बाबा ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कारागार में जीवन बिताया। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। लेखक लिखते हैं, जेल में बाबा की मुलाकात अनेक राजनीतिक कैदियों से हुई। सब के सब किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार होकर पकड़े गए थे। मैंने खूब गहराई से देखा, किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन्ना, कोई पछतावा नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। उनके विश्वास, उनके जुनून देखने लायक। लगता है कि नियति ने कैसा अच्छा अवसर उसे दिया। मुझे लगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कितने मूल्यवान अनुभवों से मैं अलग पड़ा रहता। यही मेरी मुलाकात कुछ क्रांतिकारियों से हुई। बाबा कहते हैं, युवक लुक छिपकर बम बनाया करते थे और अपने साथियों को मुहैया कराते। उनकी कार्यशैली, उनका उद्देश्य त्वरित गति से ठिकाने पर बदले जाने का अंदाज दिलचस्प और रोमांचक। बाहर निकलने पर मुझे बम बनाने की विधि समझाने और दल में शामिल करने की मंशा जताई तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैंने उन जैसे लोगों को तलाश किया, कदाचित उन्हें मेरे जैसे समर्पित व्यक्ति की तलाश थी। उनके रोमांचक किस्से सुनने और भविष्य की योजना बनाने की सजा कब निकल गई पता नहीं। गया शहर में इन क्रांतिकारियों के 4 कोनों में 4 मकान किराए पर ले रखे थे। बारी बारी से अपनी गतिविधियां वहीं से चलाते। मेरा चूंकि अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला भाषा पर पूर्ण और समान अधिकार, लिहाजा उन्होंने मुझे जनता के नाम संदेश छापने का काम दे डाला। अपनी ओजस्वी भाषा में वे जनता के नाम क्रांतिकारी संदेश लिखता और फिर छोटी की हाथ से चलने वाली एक मशीन से उन्हें छापता और पूरे शहर के इलाके में चश्मा करने के लिए कुछ लोगों के हवाले कर देता। सुबह होते ही लोगों को अपने मकानों, दुकानों, कार्यालयों की दीवारों पर पर्चे चिपके मिलते। उन्हें पढ़कर सब लोग जोश से भर जाते। जल्दी ही इन पर्चों की शहर में जैसे भूकंप ला दिया। अधिकारी एड़ी चोटी का जोड़ लगा इन पर्चों के पीछे काम करने वालों को पकड़ने में लग गए। मेरे साथ एक छोटी सी उम्र का लड़का और एक बूढ़ा रसोइया काम करता था। हम रात के अंधेरे में मशीन चलाते, एक बोरे में छपे पर्चे भरते और तय स्थान पर छोड़ आते, जहाँ से विभिन्न इलाकों में चश्मा करने के लिए लोग इन्हें ले जाते। काम खत्म करने के बाद मशीन घास फूस से भरे गोदाम में छिपा देते, मकान से गायब हो जाते। करीब 2 महीने तक बाबा कहते हैं ये काम चलता रहा, साथ में चलता रहा पुलिस से आंख मिचौली का खेल। हम खुश थे, हमारी योजना चल रही है। एक रात पर्चे छाप चुकने के बाद यूं ही थोड़ी देर हवा में मैं गया छत पर घूम रहा था तो लगा कि कोई है जो बाहर गेट पर खड़ा है। मुझे देखकर अपने को छुपाने का प्रयास कर रहा है। हाथ में टॉर्च है। अब मुझे विश्वास हो गया कि हम घेर लिए गए हैं। मैं तुरंत नीचे दौड़ा, लाइटें बुझाई, जितने छपे पर्चे थे एक बोरे में डाले, बूढ़े रसोइयों को दिए और पिछली और खुलने वाली खिड़की से दौड़ने को कहा और बाकी सब कुछ छिपा। मशीन को फौरन गोदाम में छुपा दिया, सब ढक दिया और सोने का नाटक करने लगा। जान पूछकर बाहर जो गेट पर थप हो रही थी उसे अनसुना करता रहा, नींद का अभिनय करता रहा और अंत में बाबा कहते हैं कि जब कुछ बाकी ना रहा तो मैं उठा और गेट खोल दिया और उन लोगों से पूछने लगा, कौन हो, क्यों तलाशी कर रहे हो, कौन हो आप लोग। उनकी वर्दी पुलिस की नहीं थी। हमें किसी तरह बातों में उलझाने का समय बिताना था ताकि बूढ़ा रसोइया कुछ दूर निकल जाए। ये सब बाद में बताएंगे, पहले रास्ते से हटो। उस व्यक्ति ने धक्का देते हुए बाबा को हटाया। अरे ये सरासर बेइंसाफी है। इस शरीफ के घर घुस जाते हो और ऐसा नाम पता बताए बिना ऐसे हटाते हो। मेरी बात का उन लोगों पर कोई असर नहीं, बाबा कहते हैं। उन्होंने सचमुच मुझे एक तरफ हटाया और भीतर घुस गए। कमरे में एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी भी साधन नहीं थी क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी। आधी से कम रोशनी। खैर, उन्होंने अपनी टॉर्च से तलाशी जारी रखी। उन्हें इस बात का एहसास तो हो गया था कि अभी अभी कुछ यहाँ हो रहा था। बताओ क्या कर रहे थे? एक अधिकारी ने बड़े कठोर स्वर में पूछा। हम तो सो रहे थे।
बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा तो ये शाही कैसे फैली है फर्श पर? अचानक उनकी नज़र जो फर्श पर 2-4 बूंदें शाही की थी उन पर जा गिरी। मुझे क्या पता, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा अभी पता लग जाएगा, कहते हुए घास फूस के गोदाम में वे लोग घुस गए। वहाँ क्या है आप देख लीजिए, घास फूस रखा है, किसके लिए? बाबा चुप हो गए। क्या तुम लोग घास फूस खाते हो? नहीं नहीं श्रीमान, हमारे पास भैंस थी, वो मर गई। अच्छा भैंस थी, मर गई। अब की बार अधिकारी ने जाने क्यों अपना डंडा घास में जोर जोर से मारकर, आशंका थी उसे कि कुछ है, और डंडा मशीन से जा लगा। टन की आवाज़ आई और बिल्कुल तय अधिकारी ने घास हटवाया और उन्हें वह साहेब दौड़ता हुआ आकर कहने लगा, साहब साहब उधर खिड़की खुली है, कोई दौड़ रहा है, जरूर यहीं से कूदकर भागा है। अधिकारी को विश्वास हो गया कि कोई साथी भी था। बताओ कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं साहब, मेरे साथ तो ये है जो खड़ा है लड़का। नहीं, इसके अलावा भी कोई था जो कूदकर भाग गया। बाबा के बार बार मना करने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे गिरफ्तार कर ले आए बाबा और उस बच्चे को। लड़के को कम उम्र होने के कारण छोड़ दिया और 6 महीने के लिए बाबा को पुनः कारावास की सज़ा सुना दी गई। इस बार भी गया जेल में गए, लेकिन साथ ही दूसरे माहौल भिन्न। अधिकांश राजनीतिक कैदी अपना ज़्यादातर समय देशभक्ति के गीत, किस्से सुनने और धार्मिक चर्चाओं में बिताया करते थे। शाम को नियमित रामायण का पाठ, गाने का अंदाज जो बाबा का रामायण का था वो सबको भा गया। सब कैदी इकट्ठा हो जाते और बाबा पूर्ण तन्मयता के साथ रामायण का पाठ किया करते। जेल के अधिकारियों को तमाम कैदियों द्वारा इतनी तल्लीनता से उनके पास जाकर देर तक बैठना, रामायण सुनना, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने रामायण पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, पर भला वे लोग कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने पहले तो इसका विरोध किया और बाद में पाठ जारी रखने का निर्णय लिया। जेल का जेलर एक आयरिश अंग्रेज, क्रूरता के लिए कुख्यात। उसे जो ही पता लगा तो आदेश के बावजूद रामायण का पाठ चल रहा है तो पाठ करता हुआ आग बबूला होता हुआ वह वहाँ पहुँच गया। पाठ तो नियमित रूप से हो ही रहा था। उस दिन भी निश्चित समय पर आरंभ हुआ। सभी कैदी अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में जेलर को खबर मिल गई। फौजी बूट दनाता हुआ साथियों के साथ आधम का। पहले तो उसने सोचा कि उसके आने से सब घबरा जाएंगे, पाठ बंद हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ज्यों के त्यों बैठे हैं, पाठ जारी है, तो उसका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर। उसे और कुछ ना सूझा। मुझ दुबले पतले को शिखा पकड़ उठाया और जोर से जमीन पे दे मारा। जाते जाते आदेश दिया कि मुझे वार्ड से बाहर ना जाने दिया जाए। इतना ही होता तो अच्छा, लेकिन जाते जाते मेरे परिचय पत्र पर वह कुख्यात लिख गया। इसके साथ कोई रियायत ना बरती जाए, साथ ही जब भी अवसर मिले इसे दंडित किया जाए। जेलर का जो विशेष रूप से मशहूर ही इसलिए था कि कड़ा दंड देता है। कभी कभी तो कैदी उसकी मार से मर जाया करते, इतना मारता था। एक बार कोई मर गया तो कहने लगा बीमारी से मरा है। ऐसे ही बाबा के कुछ दिन उस कारागार में बीते। अचानक एक दिन जेल में एक नियम की घोषणा हुई और जेलर ने कानूनी रूप से कैदियों का निरीक्षण करना और एक पंक्ति में खड़े कर दिया। जेलर के नज़दीक आने पर अपने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे से क्रोश की शक्ल में सबको जाना था, लेकिन ये बात बाबा को बर्दाश्त नहीं। राजनीतिक कैदियों ने इस फरमान को मानना अपनी सम्मानजनक स्थिति न माना और उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन हिम्मत किसी और की थी नहीं। बाबा ने खास बनूं ऐसा इसलिए कर दिया और सावधान की मुद्रा में बिल्कुल डटे रहे। जेलर एक बार फिर लाल पीला हो गया और अब आदेश दिया कि इसे दनादन पीटा जाए और पीटते रहो जब तक थक न जाओ। वार्डन को दिखाने के लिए जोर जोर से पीटा जा रहा था, लेकिन ये अभिनय मात्र था। बाबा कह रहे हैं चोटें उतनी तेज मेरे शरीर पर ना थी। थोड़ी देर बाद जेलर अपनी टीम लेकर चला गया और मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया और आदेश दिया गया कि केवल टाट पहनने को दिया जाए। टाट भी साधारण नहीं, बाबा कहते हैं नारियल के रेशों से बनी हुई, जो चमड़ी में चुभती रहे। ये एक प्रकार का दंड था मेरे लिए। मैं इसके लिए तैयार था, केवल कमर तक टाट को लपेट लेता और समय निकाल रहा था। लेकिन शायद बाबा कहते हैं कि ईश्वर मेरी और कठिन परीक्षा लेना चाहते थे।
तेज ज्वर हुआ, पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। अब टाट को बिछाना, ओढ़ना, लपेटे रखना कांटों जैसा अनुभव हो रहा था और अब ये संभव ना था। बाबा कहते हैं उस समय एक बंगाली जो बाबू हैं वो जेलर के सहायक के पद पर थे। सुहृदय व्यक्ति थे, मन ही मन राजनीतिक कैदियों के प्रति अच्छे विचार रखा करते थे। उनसे निवेदन किया कि बीमारी को देखते हुए मुझे टाट के बदले कोई और वस्त्र दिया जाए। उन्होंने स्वयं मेरी दशा देखी लेकिन चुपचाप रहे। बाबा कहते हैं मुझे मन में लगा कि वह घबराहट में मेरी कोई सहायता ना करेगा, लेकिन उन्होंने चिकित्सक के पास भेजा और उन्हीं की सिफारिश लिखवाकर टाट को हटाने का आदेश दिया और फिर मुझे दूसरे वस्त्र मुहैया करवा दिए। अंग्रेजों की नौकरी तो बेशक वे बंगाली बाबू कर रहे थे, लेकिन इंसानियत की हद में रहकर। जैसे ही बाबा की तबीयत कुछ ठीक हुई, बाबा को फिर भय सताने लगा कि अब परेड में उपस्थित होना पड़ेगा, जेलर का सामना होगा। मौका मिलते ही बंगाली बाबू से बाबा ने अपने तबादले के लिए दूसरे जेल में जाने की प्रार्थना कर दी। उन्होंने बताया कि ये बात आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो कोई कैंप में जाता है उसके लिए ओके का ये जो भान है ये लिखकर इन्हीं जेलर साहब को देना होता है, और तुम्हारे कार्ड पे तो ऑलरेडी उन्होंने लिखा कि कुख्यात लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल होगा। पर बाबा के बार बार अनुरोध करने पर बंगाली बाबू कुछ ना कुछ व्यवस्था करने को तैयार हो गए। जो वहाँ से जाने वाले थे, जिनका ट्रांसफ़र होने वाले थे, ऐसे व्यक्तियों की, कैदियों की लाइन में बाबा को खड़ा कर दिया। एक एक का नंबर आया और बाबा बिल्कुल लास्ट में। बाबा भोले शंकर से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही बाबा का नंबर आने वाला था, अचानक रसोई में एक विस्फोट हुआ और जेलर सहायक को अपना काम सौंप उसी ओर दौड़ गया। पहली परीक्षा में बाबा उत्तीर्ण हो गए। अब दूसरी सीढ़ी, कैदियों के जो परिचय पत्र थे उन पर जेलर को साइन करने थे और ट्रांसफ़र के लिए ओके लिखना था। बंगाली बाबू मन ही मन सोच रहे थे कि जेलर साहब कार्ड देखेंगे और रिजेक्ट कर देंगे और मेरी नौकरी जाने का भय है। उन्होंने रूपरेखा तैयार कर ली कि जब पूछा जाएगा तो मैं कह दूंगा गलती से ये कार्ड आपके पास पहुंच गया। अब बाबा को लगा कि मेरा कार्ड तो रिजेक्ट होना ही होना है, लेकिन फिर भोलेनाथ की कृपा से झोंक झोंक में जेलर बाबू ने सारे कार्ड में एक साथ ओके लिख दिया। अब अंतिम उम्मीद, तीसरी बाधा को पार करना था बाबा को यहाँ से निकलने के लिए। सामने गाड़ी खड़ी, एक एक को जेलर सिर से पार तक घूमता है और गाड़ी की ओर धक्का मार देता है। धक्का खाते ही कैदी दौड़कर गाड़ी में बैठ जाता है। कार्यक्रम चल ही रहा था कि जेलर को न जाने क्या काम आ गया। उसने बंगाली बाबू को बुलाया, शेष कैदियों की जांच करने को कहकर दफ्तर में लौट गया। बंगाली बाबू ने कड़ाई से जांच करने का अभिनय करते हुए अन्य कैदियों के साथ बाबा को भी गाड़ी में धकेल दिया और उस दिन के बाद बाबा ने फिर पलट कर नहीं देखा। ऐसे बाबा उस कैद खाने से, कारागार से, जेल से निकलकर अब कैंप में पहुंच गए थे। आगे की घटना अगले अंक में। जय श्री हरि।